लेते हैं बढ़िया से, हिंदी में इतनी गलतियां करते हैं, कहते हैं कि राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी के हम करीब हैं, क्या बात है। चलिए, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? चौथा भाग 1934, 13, 10, एक ही विकल्प तो नियरेस्ट लग रहा है इसमें, 34 लग रहा है मुझे, 34 लग रहा है। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ? 1934 AD ईस्वी में। क्लियर है? अब आ जाइए, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। काल क्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है? कालक्रम के अनुसार मैं भी देखूं। इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी है ये, कंफ्यूज मत होइए भाई। बताएं। जैसे काल विभाजन तो सबसे पहले इसी में हुआ, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। सर ये तो कालक्रम के अनुसार तो इसी में ही लिखा जाएगा ना सर, ये उसमें तो खाली जैसे वर्णानुक्रम। लेकिन आयोग ने, देखिए एक बात हमको और ध्यान में रख के चलना, आयोग किसको सही उत्तर मानता है? आयोग ने इसी को सही उत्तर माना है, इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी को ही माना है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये सारे प्रश्न जो आपके सामने आ रहे हैं ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इनका उत्तर भी आयोग ने किसको माना है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका उत्तर आयोग ने भी इसी को माना है, हिंदुस्तानी को माना है, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा आयोग से बाहर नहीं जाना चाहते, क्योंकि उत्तर जिसको आयोग जिसको प्रमाणित करे उसको मानने में भला इसलिए है ना कि हमें मतलब अंक और नौकरी से है, हमें मतलब इससे नहीं है कि हकीकत में ये क्या है। ठीक है ना? कहा गालिब ने लिखा है कि मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। हम सभी जानते हैं स्वर्ग में क्या है, सब कल्पना है, लेकिन मन को सांत्वना दे लेते हैं। तो ठीक है जो भी हो, लेकिन आयोग ने इसी को माना है उत्तर सही, जान लीजिए, हिंदुस्तानी को सही माना है। इसलिए हम मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर को तो हम तो नहीं मानेंगे फिलहाल, आयोग ने इसी को प्रमाणित उत्तर माना है। वैसे अगर आप ऐसा कहें तो फिर से इस पर विमर्श हो सकता है, अगर शक है तो आप लोग भी देखें पुस्तक, हम भी देखेंगे। आप लोग इसी बहाने थोड़ा पुस्तक उलटते पलटते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, उलटते पलटते रहिए, सही रहेगा। हमेशा किताब के पन्ने उलटते रहने चाहिए। और ठीक है, इसको आप लोग एक बार फिर विचार करिए, लेकिन आयोग ने इसी को सही उत्तर माना है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बिल्कुल यही जवाब सही माना है। इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी को माना है सही, ठीक है, वर्नाकुलर को नहीं माना है। बिल्कुल आयोग ने इसको सही माना है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास आ गया, बताइए तो जरा सा, वैज्ञानिक है ना? हाँ तो ये तो सही, हाँ बताएं तो। हाँ बिल्कुल, यही सही जवाब, देखिए बिल्कुल सही जवाब है, इस बार सही है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कौन है? वैज्ञानिक इतिहास पूछ रहा है ना, वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? तो वैज्ञानिक इतिहास लिखा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, याद रखेंगे आप लोग, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, हो गया, आज के प्रश्न हमारे खत्म। 30 प्रश्न हो गए, कब हुए पता ही नहीं चला। वाह, 30 प्रश्न हमने कब कर लिए बताए। अब इसके बाद तो होगा नहीं, इनके खाते में नहीं खत्म है, देखिए अब ऊपर नहीं जा रहा है। चलें ठीक है, समय क्या हुआ देखें जरा सा। आज एकदम सीधे सीधे प्रश्न थे, बड़ा जल्दी जल्दी होता गया। कितना बजा है? 2:15 बजा है। तो चलिए किसी टॉपिक पे हम लोग विचार कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल। कोई प्रश्न हो तो पूछे। बढ़िया है, कर लेते हैं चर्चा, कुछ तो कर ही लेंगे, आधा 15 मिनट तक तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल करते हैं। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, पहले जो समस्या आती है वो नामकरण को लेकर आती है कि क्या नामकरण किया जाए, क्या नाम रखा जाए कि वह उसके सभी प्रवृत्तियों को समाहित कर ले।
यह बहुत बड़ी समस्या रही जब इतिहास लेखन हुआ तो, और ये सबके सामने आई है, चाहे वो शुक्ल जी रहे हों, चाहे वो द्विवेदी जी रहे हों, चाहे आज के आधुनिक हमारे साहित्यकार हों, जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने बैठते हैं तो उसे नाम देना सबसे बड़ी समस्या है। क्यों समस्या है? क्योंकि नाम देने से मतलब नहीं है। एक बताइए, एक पूरे काल को, एक पूरे कालखंड को, उस समय तमाम प्रवृत्तियां हावी रहीं, बहुत प्रवृत्तियों पर रचनाएं हुई। अब कौन सा ऐसा एक नाम दें जो पूरी प्रवृत्तियों को समाहित कर ले, अपने में पूरी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करे? ऐसा कौन सा नाम दें? तो इसलिए यह समस्या बना रहे हुए, एक नाम में सारी प्रवृत्तियां कैसे लाएंगे? समस्या है ना। एक नाम है तो गुण भी एक ही होगा ना। अब जैसे मेरा नाम मान लीजिए अखिल है, तो अखिल में तो सब कुछ आ जाता है। अब इसमें काल विभाजन की बात ही नहीं रह गई, संपूर्ण है अखिल, वही अखिल ब्रह्म संपूर्ण है ना, सर्वखलमिदं ब्रह्म है ना, अखिल अखिलमिदं ब्रह्म। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा तो भाई मुश्किल काम है। तो नामकरण की समस्या हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास की मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या है। अब जैसे आदिकाल को ही सबसे पहले हम बात करते हैं। किसी ने कहा कि यह वीरगाथा काल है। अरे भाई, वीरगाथा काल ठीक है, यह एक डोमिनेंट प्रवृत्ति थी उस समय की वीरगाथा काल, लेकिन वीरगाथा काल आप कहते हैं जब, तो ऐसा लगता है ना कि अन्य प्रवृत्तियां पीछे छूट गई। उस काल में प्रेम पर भी लिखा गया, श्रृंगार पर भी लिखा गया, बहुत सारी चीजों पर लिखा गया। तो अगर आपने सिर्फ उसको कह दिया वीरगाथा काल, तो अन्य प्रवृत्तियां कहाँ गईं? तो वीरगाथा काल में सारी बात आती नहीं। कोई कहता है कि ये चारण काल है। चारण काल इसलिए कहते हैं कि भाई उस समय के कवि थे, अपने राजाओं की बड़ी प्रशंसा करते थे कि हमारे राजा का यश सूर्य की तरह चहुओर फैल रहा है। बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखते थे, पैसा मिलता था ना कवियों को दरबार से। राजा प्रसन्न होता था, कहता था जाओ 10 बीघा जमीन वहाँ दे दिया, जाओ खेती करो बढ़िया से, लिखो भी और खेती भी करो, खाओ पियो बढ़िया से जाओ। तो चारण काल इसलिए लोगों ने कहा क्योंकि उस समय चारणों की प्रधानता थी। राजा के चारण जो थे जा करके खूब महल में तारीफ करते थे कि आप जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, आपकी भुजाएं जब युद्ध भूमि में उठती हैं तो ऐसा लगता है कि पर्वत एक दूसरे पर्वत से टकरा रहा है, इतनी आवाज होती। अरे क्या होता है, कहीं ऐसी आवाज नहीं होती, सब मतलब अतिरंजना है, अतिशयोक्ति है। लेकिन राजा तो खुश होगा ना, किसी की तारीफ करिए वो खुश ना हो, कैसे हो सकता है? तो किसी ने चारण काल कह दिया, किसी ने उसको कह दिया कि ये इस काल में और क्या क्या नाम आते हैं, एक तो आदिकाल आता है। तो आदिकाल, इन सारे नामों में जितने नाम आते हैं, और कोई नाम हो तो बताइए। प्रारंभिक काल। अब देखिए प्रारंभिक काल, आरंभिक काल, ये सब कहने से उससे तो प्रवृत्ति का बोध ही नहीं होता। प्रारंभिक काल, तो प्रारंभिक काल कहने से ये मतलब लगता है ना कि अभी अभी हमने प्रारंभ किया है। तो प्रारंभ करने का मतलब कि अभी हम इतने पर ही ठहरे हुए हैं, अभी आगे नहीं बढ़े हैं। इसलिए इन सारे नामों पर अगर विचार किया जाए कि किस नाम की कितनी उपादेयता है, तो मुझे यही लगता है कि इसमें जो आदिकाल नाम है वो सबसे बेहतर है। संपूर्ण तो वो भी नहीं है, देख लीजिए। आदिकाल भी अगर हम कहें कि संपूर्ण नाम है तो नहीं है, उसमें भी सारी प्रवृत्तियां नहीं आ पाएंगी। उस पर भी हम तमाम सवाल खड़ा कर सकते हैं कि ये नाम आपने कैसे रख दिया। लेकिन जितने नाम मौजूद हैं, जितने नाम लेखकों के द्वारा दिए गए हैं, उन नामों में अगर हम वरीयता क्रम स्थापित करें तो मुझे लगता है कि आदिकाल जो है वो सर्वथा उपयुक्त नाम। आदिकाल, आदि कहने से क्या बोध होता है कि भाई वो पहला चरण है, पहला काल है ना। आदि से, अब आदि और प्रारंभ में साहित्य में अगर आप जाए ना तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है। मैं समझाना चाहूंगा इस चीज को। देखिए, बहुत अगर सूक्ष्म अध्ययन करें तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है। किसी चीज को प्रारंभ करना, तो प्रारंभ करने का मतलब ये लगता है कि अभी आपने उपन्यास शुरू किया और 2-3 पन्ने आपने लिख दिए हैं। प्रारंभ से ये पता चलता है। और आदि शब्द से ऐसा नहीं लगता कि 2-3 पन्ने, क्योंकि ये आदि शब्द देखिए ब्रह्म के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, ध्यान दें। आदि नहीं, अनादि प्रयुक्त हुआ है। ब्रह्म को हम क्या कहते हैं? अनादि, जिसका प्रारंभ न हो। आदिकाल, आदि कहने पर कभी ऐसा नहीं लगता कि हम 2-3 पन्ना काम करके छोड़ दिए हों। आदि कहने पर लगता है कि ठीक है, ये प्रारंभ तो है लेकिन बहुत कुछ समेटा है अपने अंदर।
मतलब आदि की जो भाव अभिव्यंजना है, आदि की जो अर्थ व्यंजना है, वह प्रारंभ से कहीं ज़्यादा गंभीर है, प्रारंभ से कहीं ज़्यादा श्रेयस्कर है। इसलिए आदि कहना थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। बात को समझ रहे हैं? तो ये प्रारंभ से कहीं बेहतर है आदि कह देना। तो मुझे यही लगता है कि उसको आदि काल अगर कह दिया जाए, इसको सर्वथा उपयुक्त नाम, जैसे क्या है प्रश्न आजकल आते हैं, तो ये तो मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं, अगर आप कोई विवेचनात्मक टिप्पणी कर रहे हैं और मान लीजिए कोई बड़ी परीक्षा दे रहे हैं, तो उस परीक्षा मान लीजिए पूछ दे प्रश्न में कि आपके अनुसार इसको कौन सा नाम आपको सर्वथा उपयुक्त लगता है या किस नाम को आप वरीयता देना पसंद करेंगे, तो आप आदिकाल को ही दीजिए। आप कहिए कि मेरे ख्याल से आदिकाल ही सबसे ज़्यादा बेहतर है, ये मेरे कहने का मतलब है। बाकी जिन्होंने भी नाम रखे कुछ न कुछ सोच के ही रखा है, और सब में कुछ न कुछ है। भाई चारण काल जिसने कहा तो ठीक है, उस समय चारणों की चलती थी, जाहिर सी बात। वीर गाथा काल किसी ने कहा, जाहिर सी बात है, वीर तो उस समय काफ़ी पैदा हुए, वो पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग तो उस समय होते हैं। उनसे बड़ा वीर कौन है, उनसे बड़ा वीर कौन है, मतलब जिसको हिंदू गौरव का अंतिम सूर्य कहा गया। किसी इतिहासकार ने कहा कि वो हमारे हिंदू गौरव के अंतिम सूर्य थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को हमारे हिंदू गौरव का, हमारे राष्ट्रीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा गया है, और वो अंतिम सूर्य इसी काल में मौजूद है। देख लीजिए, इस काल में वो हमारा अंतिम सूर्य मौजूद है, जिसका वर्णन चंद्र बरदाई करते हैं पृथ्वीराज रासों में, है ना। तो वीर गाथा काल कहना भी कोई गलत नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है कि कौन सा नाम ऐसा है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रवृत्तियों को अपने अंदर शामिल कर ले। तो वीर गाथा काल आपने कहा तो एक प्रवृत्ति बस आई, एक प्रवृत्ति को आपने समाहित किया ना। वीर गाथा काल आपने कहा तो, आपने चारण काल कहा तो एक प्रवृत्ति को लिया आपने, जो भी कहा प्रारंभिक काल या जो कुछ भी। तो आदिकाल जब आप कहते हैं तो ऐसा लगता है कि उस समय जो कुछ भी था सब आदि में समाया हुआ है। समाया तो हुआ है नहीं, लेकिन ऐसा आभास होता है, ऐसी अनुभूति होती है कि उस समय की सारी प्रवृत्तियों को आदि ने अपने अपने अंदर समाहित कर लिया है। तो उपयुक्त नाम है आदिकाल। बात समझे? तो नामकरण मान लीजिए, इसके बाद क्या आता है, कौन सा काल आता है? आदिकाल के बाद क्या आता है? भक्ति काल। भक्ति काल नाम बिल्कुल उपयुक्त। भक्ति काल क्या है? उपयुक्त नाम है। इस समय भक्ति पे कार्य ही हुआ, समझ लीजिए। और भक्ति के अंतर्गत भी श्रृंगार है। जैसे सूर हैं, श्रृंगार का वर्णन करते हैं, लेकिन वो भक्ति के ग्लोब के अंदर ही है, जान लीजिए। ये थोड़ा सा समझ लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ भी आप आक्षेप कर सकते हैं कि ये आप कैसे कह रहे हैं। मतलब आप तो कहेंगे कि सूर ने तो श्रृंगार पे बहुत कुछ लिखा, वात्सल्य पे बहुत कुछ लिखा। आप कह रहे हैं कि भक्ति काल नाम देना बड़ा उचित है। कैसे है? बिल्कुल उचित है, क्योंकि सूर ने श्रृंगार का भी जो वर्णन किया है और वात्सल्य का भी जो वर्णन किया है, वो भक्ति के महान नियम के अधीन रहते हुए किया है। सूर का भक्ति केंद्र है। भक्ति क्या है? सूर का केंद्र है। ये बड़ी प्रॉब्लम बार बार। हाँ, भक्ति तो सूर मतलब सूरदास। सूरदास का केंद्र क्या है? भक्ति सेंटर है, केंद्र है, और परिधि के बिंदु हैं श्रृंगार, वात्सल्य, जो भी हो, जिसके बारे में भी लिखा, लेकिन केंद्र हमेशा क्या रहा? भक्ति रही। इसके अधीन ही, इसी धुरी पे घूमते रहे। अन्य चीजों को भी देखा है तो इसी चश्मे से देखा है, भक्ति के चश्मे से देखा है। तो इस समय भले ही बहुत सारी चीजों का वर्णन हुआ, लेकिन केंद्र क्या रहा? हमारा भक्ति रही। इसलिए इसे भक्ति काल कहना मुझे अच्छा लगता है। भक्ति को मूल में रहकर काम सबने किया, चाहे वो कबीर रहे हो। कबीर ने कहा ना, मैंने उस दिन आपसे बताया था कि कबीर जब काशी में चद्दर बेचने जाता था तो कहता था कि अगर खरीदना है तो खरीद लो, अपने राम के लिए बुना था। तो कबीर चद्दर भी बुनता है तो राम के लिए बुनता है, वो आम आदमी के लिए नहीं बुनता। इसीलिए उसमें बड़ी वो उसमें पैनापन आ जाता है, उसके काम में सौंदर्य आ जाता है, आकर्षण आ जाता है। झीनी रे झीनी, श्री राम नाम रस बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी।
और जस की तस धर दीनी चदरिया, कबीर ने कहा कि जस की तस धर दीनी चदरिया, ऊपर वाले ने जैसा तुमने मुझे चद्दर दे के भेजा, ये शरीर दे के भेजा, लो वही वापस कर रहा हूँ। जस की तस धर दीनी चदरिया, जो दिया था वही तुमको वापस कर रहा हूँ, झीनी रे झीनी। तो कबीर का देखिए, चद्दर बुनना भी क्या है, राम की उपासना है, और रैदास का जूता सिलना भी अपने ब्रह्म की उपासना है। वह जूता भी सिलता है तो अपने ईश्वर को समर्पित करके सिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि भक्ति काल के जो भी हमारे कवि हैं, चाहे वो सूफी हों, चाहे वो हमारे ये भक्त कवि हों हिंदी के, वो सारे के सारे जो भी काम करते हैं वो काम किसको समर्पित है? ईश्वर को समर्पित है, ब्रह्म को समर्पित है। इसलिए उस काल का जो मूल केंद्र बिंदु है वो क्या है? भक्ति का, भक्ति है। और इसलिए इसे भक्ति काल कहना बिल्कुल उचित है। इसके बाद क्या आएगा? रीति। यह भी कुछ सही लगता है मुझे। देखिए, रीति मतलब होता है परंपरा। रीति मतलब क्या होता है? परंपरा। और इस समय आप देख रहे हैं कि जैसे परंपराओं का हर कवि निर्वहन कर रहा है। अगर इस समय निराला आ जाते ना तो इसे नाम रीतिकाल नहीं दिया गया होता। वो तो कहिए निराला बाद में आते हैं। अगर निराला जैसा विद्रोही कवि इस काल में एक भी आ गया होता तो फिर रीतिकाल नाम आप नहीं दे पाते, क्योंकि सीधे कहते कि तोड़ो 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 कारा, फिर निकले गंगा जलधारा। निराला ने किसी प्रतिबद्धता को स्वीकार ही नहीं किया, कहा कुछ नहीं, ये क्या होता है छंदबंद, हम कुछ नहीं जानते। तोड़ो 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 कारा, फिर निकले गंगा जलधारा। तोड़ दिया, कहा कि छंदबद्ध नहीं, छंद मुक्त। वो रीतिकाल नहीं होता। लेकिन उस काल में जो लोग आते हैं रीतियों का पालन करते, परंपराओं का पालन, छंद शास्त्र के नियमों का पालन, भावों का पालन, उस समय जो श्रृंगार वगैरह जो कुछ भी चल रहा था सबका पालन, वही सब लिखना, नए ढंग से लिखना, नई अपनी कृतियां तैयार कर लेना। तो रीतिकाल मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत गलत नाम है, सही, ठीक। और उसके बाद आधुनिक आ जाता है। अब ये आधुनिक शब्द पर थोड़ी व्याख्या हो सकती है। आधुनिक शब्द देखें, जो अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आधुनिक की मीनिंग देखें कि आधुनिक शब्द की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है मॉडर्न की, तो हमारा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यही बताता है कि आधुनिकता का यह मतलब होता है कि किसी भी विषय वस्तु को या किसी भी चीज को आप विज्ञान और तर्क की नजर से देखें। मतलब किसी भी विषय वस्तु के प्रति वैज्ञानिक अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच, उसका वैज्ञानिक अध्ययन और वैज्ञानिक वर्णन ही क्या है? आधुनिकता है, मॉडर्निज्म है, आधुनिकता है। तो जाहिर सी बात है कि आधुनिक काल तो शुरू हो ही गया था, अंग्रेज लोग आ गए। अब अंग्रेज आए तो विज्ञान और रीजनिंग लेकर आए ही आपके देश में, विज्ञान लाए, तर्क लाए। अब देखिए औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, समय बदल चुका है। हाँ, अज्ञे भी कहते हैं कि पुराने उपमान अब हो चुके हैं मैले। देखिए इंगित कर रहे हैं कि कहते हैं कि पुराने उपमान कहते हैं अज्ञे कि पुराने उपमान अब हो चुके हैं मैले, क्योंकि देवता इन्हें कर चुके हैं कूच, क्योंकि देवता इन्हें कर चुके हैं कूच। कहा अज्ञे ने कि पुराने चीजों से काम चलने वाला नहीं है, नया पकड़ो। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि सब उपमा कभी रहे जुठारी। माँ सीता के सौंदर्य का वर्णन करना था रामचरितमानस में, गोस्वामी जी ने सोचा कि कभी माँ के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। भाई सीता गोस्वामी जी के लिए नायिका नहीं है रामचरितमानस की, सीता माँ है। क्या है? सीता माँ है। स्वामी माना है ना भगवान राम को गोस्वामी जी ने, तो सीता माँ है। और माँ के सौंदर्य का वर्णन भला एक कवि कैसे कर सकता है? तो एक तरीका निकाल लिया गोस्वामी जी ने, और कवि है तो सौंदर्य का वर्णन भी करना पड़ेगा, तरीका निकाल लिया और एक लाइन लिख के बच के निकल लिए गोस्वामी जी। क्या लिख दिया? लिखा कि सब उपमा कवि रहे जुठारी। उन्होंने कहा कि सारे उपमाओं को कवियों ने जूठा कर दिया है, इसलिए किस उपमा से मैं माँ सीता के सौंदर्य का वर्णन करूं? सब उपमा कवि रहे जुठारी। आहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जूठे उपमा से मैं अपने माँ के सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकता, नहीं उपमा दे सकता मैं। सब उपमा कवि रहे जुठारी। ये बात आप देखें निराला के परिप्रेक्ष्य में भी आती है। जब वो सरोज स्मृति लिख रहे हैं, अपने पुत्री का वर्णन है ना, सरोज स्मृति किसका वर्णन कर रहे हैं? निराला अपने पुत्री का वर्णन कर रहे हैं। पुत्री मर चुकी है, प्रिय पुत्री निराला की सरोज मर चुकी है, और उसके बारे में वो
अपनी कविता लिख रहे हैं, एलेजी, जिसको अंग्रेजी में एलेजी कहा जाता है, शोक गीतिका लिख रहे हैं, और उसे हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ शोक गीतिका कहा जाता है, सरोज स्मृति को। हाँ, लेकिन अब बात आई कि कवि के सामने एक समस्या आई कि भाई अपने पुत्री के सौंदर्य का वर्णन कवि कैसे करेगा। तो वहां पर कवि ने अपने कवि धर्म को वरीयता दी कि नहीं, मैं रचना कर रहा हूं, इसलिए यहां पर मैं कवि हूं और मैं अपने पुत्री के सौंदर्य का वर्णन करूंगा। तो खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास स्तब्ध बध अंग अंग। निराला लिखते हैं अपने पुत्री के सौंदर्य के बारे में कि तू खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास स्तब्ध बध अंग अंग, नतनयनों से आलोक उतर कांपा अधरों पर थर थर थर, नतनयनों से आलोक उतर कांपा अधरों पर थर थर थर। बड़ी आलोचना हुई निराला की। कवियों ने कहा कि अरे कैसा पागल कवि है ये, कैसा पागल आदमी है, अपने पुत्री के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। लेकिन ध्यान दे कि जब डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना लिखी, उसी आलोचना को कवि की शक्ति बताया, कवि का पावर बताया कि इस कवि में ही इतनी क्षमता थी कि इतना बड़ा रिस्क लिया और अपने कवि धर्म के साथ समझौता नहीं किया, बल्कि अपने पुत्री के बारे में भी लिख रहा था जब कवि, तब भी उसने कवि धर्म का पालन किया है और अपने पुत्री के सौंदर्य का भी वर्णन ठीक वैसे ही किया है जैसे एक सामान्य नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। इसलिए वह निराला की शक्ति है, इसीलिए निराला विद्रोही हैं, इसीलिए निराला अग्रणी हैं और इसीलिए निराला की उपादेयता है साहित्य में। इसको शक्ति साबित कर दिया डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज जिस रूप में आप निराला को देखते हैं, रामविलास शर्मा की देन है, वरना हमारे पुराने आलोचकों ने तो सिरे से खारिज कर दिया था निराला जी को। उन्होंने कहा कि ये तो मेंटल आदमी है, रबड़ छंद का प्रयोग करने वाले आदमी है, इनके अंदर तो कवित्व है ही नहीं, मेलोडी नहीं है, विचार नहीं है, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, मेंटल है निराला, क्या क्या नहीं कह दिया। लेकिन एक विचारक ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला को निराला बना दिया। धन्य में पिता निरर्थक था, तेरे हित साधन न कुछ कर सका, जाना तो वर्था गमोपाय पर रहा सदा संकुचित काय, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर, पहना कर तुझको चीनान शुक रख सका न तुझे अतः दधिमुख, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज तक नहीं कही। निराला क्या व्यथा है कि दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज तक नहीं कही। धन्य सरोज स्मृति, हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ शोक गीतिका। तो देखें हम लोग कहाँ से चले थे, कहाँ आ गए। यही सफ़र है साहित्य है ना, गणित नहीं है कि 2-2 4 होगा, यहाँ 2-2 18 भी होगा। तो ट्रैक है, कोई जरूरी नहीं कि उसी दिशा में जाए, बदल जाएगा, है ना। ये पगडंडी रास्ते हैं, रफ्तीली राहें हैं ये। तो मुझे लगता है कि अब हम लोगों को आज की चर्चा यहीं समाप्त करनी चाहिए, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। ठीक है, फिलहाल इतना ही। पहला काम मैं बंद कर दूं, कल भूल गया था मैं, इसको बंद करना बेहद ज़रूरी होता है, नहीं तो ये अंधेरे